कि क्या नस्य थेरेपी से साइनस की समस्या में हमें हमेशा के लिए आराम मिल सकता है? हाँ, जैसे हम लोग देखते हैं कि साइनस जो भी किसी को भी हो जाती है, तो वहां पे जो स्राव अटक जाते हैं, वो अगर अटकना बंद हो जाएगा तो वो बीमारी उसके लिए हमेशा के लिए निकल गई। और ये करना संभव है। इसमें दो तरीके हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसके लिए आप सर्जरी कराओ, जी। तो सर्जरी से वहां पे छोटे से छेद है उनको बढ़ाते हैं, तो स्राव अपने आप बाहर निकलना आसान हो जाता है। लेकिन ये सर्जरी इतनी आसान नहीं है और इसमें भी रिलैप्स बहुत बार देखा जाता है। तो उसके लिए अगर स्राव ठीक से करने हैं, तो नस से अगर करते हैं तो उससे हमेशा जैसे भी वहां पे अटकाव जो होता है तो वो भी ठीक होने लगता है, स्राव भी अच्छी तरीके से निकलना शुरू हो जाता है। नस्य का मतलब है कि जो भी दवाई हम लोग नासा से शरीर में प्रयोग करते हैं, तो ये बीमारियां नाक, उसके साथ में कान और गले में जितनी भी तकलीफ है उससे साथ में अपनी जैसे भी साइनसेस है वहां तक भी पहुंचती है। और ऐसे भी देखा गया है कि मन की कुछ बीमारियां है, मस्तिष्क की कुछ बीमारी है, उसमें भी ये नस्य का फायदा होता है। अच्छा। तो इसमें अलग अलग दवाइयां इस्तेमाल हो जाती है। तो इसमें से कुछ दवाइयां जो अंदर के छेद जो है नासा से अपने साइनसेस को जोड़ने वाले, तो उनकी हमेशा के लिए पेटेंसी, यानी वहां से आने जाने वाला जो भी स्राव है उसे आने जाने का रास्ता बिना रुकावट चले रहे, तो उसके लिए कुछ दवाइयां हम लोग दे सकते हैं कि जिससे हम लोग कह सकते हैं कि नासा से जितनी भी तकलीफें जुड़ी हुई है, वहां पे पॉलिप है या फिर वहां पे होने वाले छेदों में जो रुकावट आती है, तो इनके लिए कुछ तीक्ष्ण द्रव्य इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन ये तेल के साथ में जब हम लोग तैयार करके, सिद्ध तेल कहा जाता है जिसे, तो इनको वहां पे अगर हमने इस्तेमाल किया तो ये नस्य की वजह से, और कितना देना है उसमें, अगर हमेशा किसी को करना है, नस्य ऐसे एक हम लोग कह सकते हैं पंचकर्म में से उपक्रम है कि जो आप हमेशा जिंदगी भर कर सकते हैं। हमेशा जैसे किसी को ठीक रहना है, नासा के समस्या जो भी है उसको आने नहीं देना है, तो हर दिन 4-4 बूंदे दवाई वाली नस से अगर आप करते हो सवेरे उठने के बाद में, करने के लिए एकदम आसान है कि आप सीधे लेटे रहो, गर्दन को थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके ड्रॉपर से आप नासा में दवाई डाल दो, और उसके बाद में थोड़ा सा अगर हो सकता है तो सेक लेना है तो सेक ले सकते हो। तो यही चीज अगर आप साइनस के लिए करना चाहते हो तो तरीका यही रहेगा, विधि यही रहेगी, सिर्फ दवाइयां बदलती जाएगी। तो उसको कभी आपको अगर बीमारी ज्यादा है तो उस वक्त दिन में 3 बार भी कर सकते हो। दवाई आपको दिन में 1 बार, अगर उसे मेंटेनेंस के लिए, मेंटेनेंस थेरेपी जैसे करना है, तो 1 बार भी कर सकते हो। इसके साथ में अगर आप खुद करना चाहते हो तो ड्रॉपर आप यूज कर सकते हो, दूसरे किसी से करना है तो वो अलग तरीके से होता है। तो ये नस्य हम लोग कह सकते हैं कि साइनस की एक बहुत बड़ी हमारे पास उपलब्धि है जो हम लोग यूज कर सकते हैं। हालांकि इसके साथ में और भी कुछ चीजें हमने शुरू, अभी इतने में जिसके ऊपर अभी संशोधन चल रहा है कि अगर नासा में आप, जो घर में कोई भी कर सकता है, अपने दर्शक भी कर सकते हैं, घरेलू उपाय हम लोग कह सकते हैं कि एक जो ईयरबड जो रहते हैं, जो हमेशा कहीं पे भी आसानी से मिल जाते हैं, तो उनके ऊपर दवाई रख के अगर आपने नासा के छिद्र में अगर उसे रख दिया, और उसे रखना कितना है 10 मिनट तक, तो ऐसा रख दिया तो अंदर के स्राव, जो भी स्राव है वो आहिस्ता आहिस्ता निकल आएंगे। जब भी किसी को ऐसे साइनस की अटैक आ जाती है या उसके बाद में उसे ठीक रहना है, तो ये अगर वहां पे रखते हैं तो अंदर के सब स्राव निकलने के लिए ये एक फॉरेन बॉडी है, जैसे आपने दूसरा कुछ नाक के अंदर रख दिया, फॉरेन बॉडी है, तो उसको प्रतिकार करने के लिए शरीर से जितने भी स्राव है वो निकलना शुरू हो जाता है, और उसमें साइनस में अटके हुए स्राव भी निकलना शुरू हो जाता है। और बीमारी को, एक्यूट अटैक से हम लोग बाहर निकालना चाहते हैं, किसी को सर्दी खांसी, सब चीजों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसका परिणाम भी बहुत अच्छा मिलता है। तो ये घरेलू नुस्खा हम लोग बोल सकते हैं, जिसमें ज्यादा परेशानी कुछ नहीं है, सिर्फ 5 से 10 मिनट तक आपको वो बड जो है उसे नासा के अंदर रखना है और दोनों तरफ रखते हैं। उसके साथ में दवाई अगर इस्तेमाल करते हैं, तीक्ष्ण नस्य जो भी
दवाई है उसके साथ में रखते हैं तो वो आसानी से क्लियर करता है। और दूसरा, जैसे हमने पहले देखा कि चूर्ण नस्य, यानी किसी भी तीक्ष्ण दवाई का उसमें पाउडर, जैसे वचा है या फिर मरीच है, ये सब दवाई अगर आपने सूंघने के लिए दे दी तो उससे भी अंदर के सब स्राव निकलते हैं और उससे सर में जो भारीपन है जो साइनस की वजह से आता है उसे आप लोग दूर कर सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक्यूट कंडीशन, यानी जहाँ पे बीमारी बहुत अपनी बड़ी हुई है, तो उसे भी कम करने के लिए और उसे बार बार ना होने के लिए नस्य बहुत अच्छा तरीका है। जी डॉक्टर, अभी आपने नस्य थेरेपी समझाने के वक्त बताया कि कुछ दवाइयाँ होती है जो तीक्ष्ण दवाइयाँ होती है वो हम इस्तेमाल करते हैं, उस दवाइयों के बारे में कुछ डिटेल में आप हमारे दर्शकों को बताएं। जैसे हम लोग देखते हैं कि कुछ भी खाने के साथ में, जैसे हम लोग मसाले इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ मसाले ऐसे हैं कि जिसको खाने के बाद हमें लगता है कि ये दवाई, जैसे हम लोग मसाले है, छोटा सा उदाहरण है कि ये इलायची है, तो इसे सौम्य कहा जाता है। अच्छा। उसी की जगह पे आपने अगर खाने में लौंग इस्तेमाल की तो उसे तीक्ष्ण कहा जाता है। तो ये दवाइयाँ जो भी शरीर में जाने के बाद शरीर को इरिटेट करती है, शरीर को वहां पे थोड़ा सा हम लोग कह सकते हैं कि झिंझोड़ती है जी। तो ये झिंझोड़ने वाली चीज है, उसे तीक्ष्ण कहा जाता है। तो ये झिंझोड़ के क्या करती है, वहां पे जो भी है उसे पूरा का पूरा माहौल बदल देती है। सौम्य है वो तो ठीक है, आपका चल रहा है तो आपके साथ में हम लोग जा रहे हैं जी। झिंझोड़ने वाली चीज आपको एक जगह पे नहीं रुकाएगी, पूरा उसके साथ में आपको हिला देगी। तो अंदर से हिला देने वाली जो भी चीज है तो उनको तीक्ष्ण बोला जाता है। तो वैसे नाक में डालने की दवाइयाँ जो है, जो ऐसे झिंझोड़ती है, क्योंकि यहाँ पे अगर झिंझोड़ेंगे नहीं तो वो कुछ बदल नहीं है, वो वैसे ही अटका रहेगा। हाँ, तो उसको अटका हुआ है। निकालने के लिए तो इसमें बहुत सी, अगर आप आयुर्वेद की किताबों में देखोगे तो तीक्ष्ण द्रव्य क्या है, ये अगर आपने देखा तो उसमें बहुत सी दवाइयों का जिक्र मिलेगा। तो उनको अगर आप किसी तेल के साथ में या किसी घी के साथ में मिला के अगर आप उसे सिद्ध करना कहते हैं, यानी सिद्ध तेल, तो ये जैसे आप वहां पे यूज करोगे तो उससे नासा से जितने भी स्राव है उनको आप जल्दी से निकाल पाओगे। ये लेकिन डॉक्टर की सलाह के बगैर मत कीजिए, क्योंकि उनको मालूम है कि आपकी प्रकृति क्या है और वो प्रकृति के हिसाब से किसी को ये तीक्ष्ण द्रव्य सूट करेगा नहीं करेगा। तो उसके लिए आपको देखना है कि ये डॉक्टर को सोचने दो, उसके सामने एक दो बार करके देखो, आपको सूट होता है तो आप जरूर इस्तेमाल कीजिए, आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। डॉक्टर, अभी आपने जो चूर्ण के बारे में कहा जो सूंघने के लिए दिया जाता है, तो बाजार में भी ऐसी बहुत सारे पाउडर्स मिलती है जो सूंघने के लिए दी जाती है। अगर हमें सर्दी हो जाए तो वो सूंघने के बाद हमें छींक आके वो सर्दी निकल जाती है। पर कई बार मैंने ऐसा भी देखा है कि अगर वो पाउडर थोड़ी ज्यादा मात्रा में चली गई तो उसमें छींक तो आती है, सर्दी तो निकल जाती है, लेकिन नाक के अंदर छाले पड़ जाते हैं, कभी कभी खून भी आता है। तो क्या ऐसी पाउडर्स यूज करना सही है? जैसे हम लोग देखते हैं कि साइनस हो या कोई भी बीमारी जहाँ पे अंदर अटकाव हो, उसके लिए जब भी हम लोग कुछ तीक्ष्ण द्रव्यों का इस्तेमाल करते हैं तो तीक्ष्ण द्रव्य का मतलब ये है कि उसके साथ में थोड़ा सा वो तकलीफ भी दे सकता है जी। और ये डॉक्टर्स अगर उसको जानते हैं और उसके सलाह के साथ में लिया तो वहाँ पे आप आराम से इसे इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन बाजार में जो भी मिलता है उसका शरीर पे होने वाला असर या फिर दवाइयाँ जो देते हैं उसका शरीर पे होने वाला असर जानने के लिए आपको आपके डॉक्टर से पहले पूछ के ही करना है, क्योंकि नहीं तो उसकी आदत भी हो जाती है। बिल्कुल। दूसरी और एक चीज भी है कि आयुर्वेद में ऐसे कहा गया है कि आप विष को भी अमृत की तरफ तरीके से यूज कर सकते हो, या फिर अमृत है वो भी आपके लिए विष बन सकता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि शक्कर ये तो कुछ अच्छी चीज है, नमक है ये भी अच्छी चीज है, लेकिन वो गलत तरीके से या ज्यादा अगर ले लेते हैं तो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को या फिर डायबिटीज वाले पेशेंट को वही चीज तकलीफ भी दे सकती है। तो इसके लिए तीक्ष्ण द्रव्य जब भी आपको इस्तेमाल करना है तो किसी के लिए वो बहुत असरकार भी हो सकता है, लेकिन गलत तरीके से अगर इस्तेमाल हो गलत मात्रा में भी लेने से और कोई अपने आप ही लेते रहे तो वो भी तकलीफ दे सकता है। तो इसके लिए आपको डॉक्टर से पूछे बगैर किसी भी तीक्ष्ण दवाई का इस्तेमाल करना अच्छा नहीं है। जी बिल्कुल। डॉक्टर, पहले आपने बताया था कि ऐसे कुछ खान पान में बदलाव भी किए जा सकते हैं जिससे हमें साइनस की समस्या में मदद मिल सकती है, या फिर
उसको क्योर होने में हम बहुत ही कारगर साबित हो सकते हैं ऐसे बदलाव। तो ऐसे क्या बदलाव है जो हमें हमारे खान पान में करने चाहिए? सबसे पहले तो साइनस आयुर्वेद के हिसाब से ये कफ की बीमारी है जी। तो जो भी चीज कफ को बढ़ाती है, जैसे खाने में ज्यादा मीठा खाना है या फिर थोड़ा सा खटास वाली चीजें हैं, ये सब चीजें जो है वो अंदर के पैसेजेस को ब्लॉक करती है। हमारे हमेशा के खाने में बहुत लोगों को पनीर बहुत पसंद है या फिर दूध के साथ में हम लोग कुछ व्यंजन बनाते हैं और उसी के साथ में हरी सब्जियां भी मिक्स करते हैं। कोई अगर समझो सामिश आदमी जो लेते हैं तो उसके साथ में भी दूध लेते हैं या फिर ज्यादा दही खाने में इस्तेमाल होता है। तो ये सब चीजों से आपकी सर्दी और उसके साथ में साइनस भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर हो सकता है तो ये कफ बढ़ाने वाली जो भी चीजें हैं उनको अगर हम लोग कंट्रोल करते हैं तो सर्दी और उसके साथ में होने वाले साइनस भी कम हो जाते हैं। दूसरा इसके साथ में विहार, यानी जैसे हम लोग आजकल बाइक पे या फिर जो हमारी वाहन है उसमें भी एक इस्तेमाल, तो स्काई ओपन करके, जैसे स्काई रूफ अगर आप बोलते हैं तो वहां पे लड़के कुछ खड़ा होके थोड़ा सा मौज मस्ती करते हैं। तो ओपन टॉप वाली जो भी कार्स है वहां पे भी आप पूर्ववात यानी सामने से आने वाला जो भी वायु है उससे भी सर्दी होने के चांस बढ़ जाते हैं। धूल मट्टी की वजह से बढ़ते हैं। तो ये सब चीजें अगर हम लोग देखते हैं कि खान पान के साथ में इन भी चीजों का हमें अगर इस्तेमाल करते वक्त थोड़ा सा, जैसे मास्क तो आजकल एकदम हम लोग बोल सकते हैं कि प्रयोग करने के लिए कोई आज आसान हो गया है, कॉमन ही हो गया अभी। तो जैसे आप भीड़ वाली जगहों पे जाते हो तो मास्क पहनो, क्योंकि इसके साथ में कुछ वायरस यानी जीवाणु जो है वो भी कहीं कहीं पे जुड़े रहते हैं कि जिसकी वजह से सर्दी खांसी होती रहती है। तो ये सब चीजों को अगर आपने संभाला तो साइनस जैसी बीमारी या फिर हमेशा होने वाली सर्दी, क्योंकि सर्दी ये पहले होती है उसके बाद में साइनस की तकलीफ बढ़ने लगती है, तो सर्दी को आपने रोक लिया तो साइनस को रोकना आसान है। तो साइनस और सर्दी दोनों हम लोग कह सकते हैं कि एक जुड़वा रोग है कि एक के बाद में दूसरा जी, तो एक को रोका तो दूसरा भी रोकना संभव है। जी डॉक्टर, जैसे हमने देखा कि साइनस ये सांस से जुड़ी हुई भी बीमारी है, तो प्राणायाम हम जब करते हैं तब सांस का इस्तेमाल होता है, सांस कंट्रोल करते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो क्या प्राणायाम करने से साइनस की बीमारी में मदद मिल सकती है? हम लोग कह सकते हैं कि प्राणायाम ये चीज ऐसी है कि जिसका हर जगह पे इस्तेमाल है, लेकिन अगर हम लोग साइनस या सर्दी के साथ में अगर इसे जोड़ना चाहते हैं तो इसमें आप जो क्रिया है तो इसमें एक कपालभाति क्रिया है, उसके साथ में आप जब प्राणायाम में सांस छोड़ने वाली जो विधि है यानी रेचक, तो रेचक के ऊपर आप थोड़ा सा अगर जोर डालते हो कि सांस कैसे छोड़नी है तो उससे आपकी साइनस की बीमारी जो है उसको आप मददगार कह सकते हो कि इससे थोड़ा सा कंट्रोल आ जाता है। कपालभाति जैसे हम लोग देखते हैं कि कपालभाति में आप थोड़ा सा सांस जोर लगा के छोड़ते हो, तो उसकी वजह से वहां पे जो भी अटकाव है उसे आप आसानी से खाली कर सकते हो। प्राणायाम जैसे हम लोग सांस को रोकना, सांस को अंदर या बाहर लेना, इन सब चीजों से जुड़ा हुआ रहता है। तो जिस भी चीज में हम लोग अंदर से बाहर निकालने के लिए जो भी विधि करते हैं वो सब विधि साइनस में आपको ज्यादा काम के होते हैं। तो रेचक है, कपालभाति है, उसके साथ में अनुलोम विलोम है, ये सब चीजें आपको जरूर मदद करते हैं। जी डॉक्टर, बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को कुछ ऐसी टिप्स बताएं जिससे उन्हें साइनस की समस्या में मदद मिले। साइनस में हम लोग जैसे देखते हैं कि अंदर कुछ रुक जाता है तो उसे रुकने नहीं देना है, तो उसके लिए प्राणायाम से लेके खान पान में जो बदलाव है उसके साथ में थोड़ा सा भाप लेना या घरगुती उपचार जो है, नस्य है, इन सब चीजों को अगर हम लोग ठीक से इस्तेमाल करते हैं तो ये बार बार होने वाली समस्या जो है वो हमारे किसी भी पेशेंट को नहीं होगी और साइनस से वो खुद को बचा सकते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि दर्शकों ने जैसे भी ये प्रोग्राम को देखा है उसे अगर ठीक से समझ के उसे फॉलो किया तो उनको साइनस की बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर उदय कुलकर्णी जी, आप यहाँ पर आए, अपनी इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। दोस्तों,
आज के एपिसोड में हमने साइनस जैसे बहुत ही कॉमन पर सीरियस विषय पर चर्चा की। आई एम श्योर डॉक्टर उदय कुलकर्णी जी ने जो बातें बताई वो जानकर आप साइनस से जुड़ी समस्याओं को लेकर जागरूक हुए होंगे। तो ऐसे ही नए विषयों को लेकर हम मिलेंगे आरोग्यम के अगले एपिसोड में। तब तक अपनी होस्ट और दोस्त को इजाजत दीजिए और अपना ख्याल रखिए।